गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आपको व्याकरण खंड से पाठ 13 चैप्टर 13 वाक्य विचार सेंटेंस इसके बारे में पता चल रहा है। इसमें हम आपको बताएंगे वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं, उनके क्या नाम है, वाक्य के कितने भेद हैं, रचना के आधार पर वाक्य के क्या भेद हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के क्या भेद हैं। इन सब विषयों पर आपसे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वाक्य किसे सवाल है, वाक्य किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ निकलता है, जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उसे वाक्य। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह। सार्थक शब्दों का सार्थक होना आवश्यक है, उनका व्यवस्थित होना भी जरूरी है, तब वो वाक्य बनेगा। और वाक्य का एक अर्थ भी होना चाहिए। जैसे बाग में फूल खिले, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। ये सब वाक्य हैं। उपरोक्त कथन सार्थक हैं, इनका एक स्पष्ट उत्तर है, अर्थ है, और ये व्यवस्थित भी। अब देखिए वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें देखेंगे हम उद्देश्य किसे कहते हैं। सबसे पहले उद्देश्य किसे कहते हैं ये आपको बताना चाह रहा हूं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। फिर से बता रहा हूं, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे चित्र बना, यहाँ पर रिया के बारे में बताया जा रहा है। इस वाक्य में रिया के बारे में बताया जा रहा है। समीर पुस्तक पढ़ रहा है, समीर पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य में समीर के बारे में कहा जा रहा है। तो इन वाक्यों में प्रियांश तथा रिया क्या है? विषय के विषय में कुछ कहा जा रहा है। इन वाक्यों में रिया के विषय में कुछ कहा जा रहा है, समीर के विषय में कुछ कहा जा रहा है। इसलिए ये उद्देश्य है, उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं, उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं। फिर से बताएं, उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे
रिया चित्र बनाती है। यहाँ रिया के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए रिया उद्देश्य है। समीर पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ समीर के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसलिए समीर उद्देश्य है। आप दूसरा बता रहे विधेय किसे कहते हैं? विधेय किसे कहते हैं? प्रेडिकेट जिसको। उद्देश्य के वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यहाँ पर देखिए रिया उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो चित्र बना रहे हैं। यहाँ पर समीर उद्देश्य है, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो पुस्तक पढ़ रहा है। तो उद्देश्य दिशा के बारे में क्या कहा जा रहा है कि चित्र बनाती है। उद्देश्य समीर के बारे में क्या कहा जा रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है वो विधेय है, मतलब यहाँ चित्र बनाते विधेय है, पुस्तक पढ़ रहा है विधेय। आई बात समझ में? देखिए वाक्य में उद्देश्य और विधेय, वाक्य का एक क्रम भी होता है। जो वाक्य होगा उसका एक क्रम भी होता है। कैसे क्रम क्या है उसका पंकज पतंग उड़ा रहा, पंकज पतंग उड़ा रहा। कौन पतंग उड़ा रहा है? पंकज। पंकज यहाँ पर करता है। जो काम करे वो करता है, तो यहाँ पर पतंग उड़ाने का काम कौन कर रहा है? पंकज। इसलिए पंकज क्या होकर करता है? उड़ा रहा है क्रिया है। उड़ाना क्या है? क्रिया है। किसी भी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा। पतंग कर्म। तो किसी भी वाक्य में सबसे पहले कर्ता होता है, उसके बाद करना आता है, उसके बाद क्रिया है। ये इस क्रम में जो वाक्य होगा वो सार्थक वाक्य। हिंदी में सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, उसके बाद क्रिया का पद क्रम होता है। अब हम आपको बता रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। परीक्षा में किस प्रकार के सवाल आते हैं इसको सुनिए। वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित
वाक्य के कितने अंग हैं उनके नाम लिखें। हिंदी में सार्थक शब्दों का पद क्रम क्या होता है। इसके बाद आता है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं उनके नाम लिखें। तो यही उत्तर हम आपको बताने जा रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। सबसे पहले सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे बात जिसमें एक क्रिया होती है। क्रिया मतलब यहाँ पर उद्देश्य से भी है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य या सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे सिंह जंगल का राजा, सिंह जंगल का राजा। इसमें एक क्रिया है। सिंपल सेंटेंस की एक पहचान है जिसमें एक क्रिया होगी, वो सिंपल सेंटेंस होगा या सरल वाक्य। सिंह यहाँ पर उद्देश्य है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसमें वह सरल वाक्य होता है। दूसरा उदाहरण देखिए। नीरज निबंध लिखता है। कवि ने कविता सुनाई। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है। तो इस प्रकार जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक, अब आपको बता रहे हैं दूसरा संयुक्त वाक्य। दूसरा क्या है? संयुक्त वाक्य। दो या दो से अधिक वाक्य जब किसी समुच्चय बोधक या योजक से जुड़े होते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जहां पर दो सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सारिका पढ़ रही और सुमन खेल रही। इस वाक्य में देखें, सारिका पढ़ रही है एक वाक्य, सुमन खेल रही है दूसरा वाक्य, और इन दोनों वाक्यों के बीच में और योजक है और समुच्चय बोधक है। तो जहां दो सरल वाक्यों के बीच में एक समुच्चय बोधक या योजक हो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। तीसरा और अंतिम बता रहे हैं आपको मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जहां पर एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा उस पर आश्रित शेष
या दूसरा उस पर आश्रित हो, वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। जहाँ एक प्रधान उपवाक्य हो और शेष उस पर आश्रित हो, वहाँ मिश्र वाक्य होता है। जैसे सुमन ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं जाए। सुमन ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं जाए। वाक्य में देखें, सुमन ने कहा, ये प्रधान वाक्य है या प्रधान वाक्य कुछ भी हो, सब राइट। वह कल विद्यालय नहीं जाए, ये आश्रित, ये पहले वाक्य पर केंद्र है और इसके बीच में क्या लग रहा है? तो इस प्रकार मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष उस पर आश्रित होते हैं, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। सुमन ने कहा प्रधान उपवाक्य है, वह कल विद्यालय नहीं जाएगी, ये आश्रित उपवाक्य है। तो परीक्षा में आता है, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाइए, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाइए, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाइए, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाइए। ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं, तो इसका भी अभ्यास करना चाहिए। तो अब आपको हम आपकी किताब के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के लिए दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य के, अर्थ के आधार पर या अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद। सबसे पहले है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य सवाल आता है परीक्षा में, विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाता है, जिस वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताया जाता है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हमारा टीवी खराब हो गया, हम एक वस्तु या टीवी उसके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या हो गया, खराब हो गया। तो किसी कार्य की सामान्य सूचना देने वाला वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना देने वाला वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे नीरज निबंध लिखता है,
कवि ने कविता सुनाई। तो ये विधानवाचक वाक्य। दूसरा बता रहे हैं निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य दूसरा है, जिन वाक्यों में किसी काम के ना होने का भाव होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। किसी क्रिया के ना होने की सूचना देने वाला वाक्य, किसी कार्य के ना होने की सूचना देने वाला वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं अपनी पुस्तक किसी को नहीं दूंगा, इसमें निषेध की सूचना मिल रही है। वह घर पर नहीं था, वहां मत जाना, खतरा है। इस वाक्य में निषेध की सूचना है, इसलिए ये निषेधवाचक वाक्य। अब है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि इसका शीर्षक है, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है या पूछा जाए, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आप कब आए हैं, माली बगीचे में क्या कर रहा है कि नहीं, कंप्यूटर पर कौन काम कर रहा है, आपको क्या चाहिए, आदि आदि वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य में कौन, कब, कहाँ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब है आज्ञावाचक वाक्य। आदेश देना। जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है या कुछ करने के लिए कहा जाता है, जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है या कुछ कहने के लिए, कुछ करने के लिए कहा जाता है, उसे आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य भी कहते हैं। जैसे जाओ दरवाजा बंद कर दो, कृपया ध्यान से सुने, कृपया ध्यान से सुने। विकास तुम पाठ याद करो, रवि तुम क्लास से बाहर चले जाओ। तो इन वाक्यों में हम आज्ञा को, आज्ञा के अलावा अनुरोध भी होता है, अनुमति भी होता है। आज्ञावाचक वाक्य में अनुरोध भी होता है और अनुमति का विरोध होता है, तो वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। अब आज्ञावाचक वाक्य है इच्छावाचक वाक्य। पांचवा है इच्छावाचक। इच्छावाचक जैसे कि इसका शीर्षक है इच्छा। जिन वाक्यों में बोलने वाले की इच्छा का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य।
जिन वाक्यों में बोलने वाले की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना या आशा का बोध होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में इच्छा, अपेक्षा, कामना की अभिव्यक्ति होती है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ईश्वर आपको खुशियां दे, ईश्वर आपका भला करे, 9 वर्ष शुभ हो, ईश्वर तुम्हारा भला करे, काश हमारे पास भी कार होती है। इन वाक्यों में बोलने वाले की इच्छा के बारे में जानकारी हो रही है, इसलिए ये इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है। अब है संदेहवाचक वाक्य। छठवां है संदेहवाचक। जिन वाक्यों में संदेह का भाव हो या संभावना का भाव हो, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का भाव हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। वैसे जिन वाक्यों में किसी काम के करने या होने में संदेह का पता चले, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, संभव है आज पिताजी आए, अब तक मोहित घर पहुंच गया होगा, शायद उसका पत्र आ जाए, संभवतः आज बाजार खुल जाए। तो इन वाक्यों में काम के होने में संदेह है, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य है। अब बता रहे हैं विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक। विस्मय मतलब होता है आश्चर्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य का भाव हो, शोक का भाव हो, घृणा का भाव हो, हर्ष का भाव हो, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य में घृणा का भाव होता है, शोक का भाव होता है, हर्ष का भाव होता है। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। वाह कितना सुहाना मौसम, हर्ष की बात है कि नहीं? छी यहाँ कितनी गंदगी, घृणा का। अरे तुम पास हो गए, आश्चर्य की बात है कि नहीं? हाय वो बुढ़िया मर गई, शोक का भाव। तो ऐसे वाक्य जिसमें घृणा, शोक, हर्ष और आश्चर्य का भाव हो, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। और अंत में है संकेतवाचक। आठवां नंबर है संकेतवाचक वाक्य। ठीक है। जिन वाक्यों में शर्त का भाव है, जिन वाक्यों में शर्त का भाव हो, कोई शर्त है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी,
इसमें एक वाक्य क्या है, यदि वर्षा, और दूसरा वाक्य जो है वो पहले वाक्य पर निर्भर है कि यदि वर्षा अच्छी होगी तभी फसल अच्छी, ठीक है। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, संकेत, एक शर्त है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का भाव दिख रहा है। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तो पढ़ते शर्त है, यदि तुम पढ़ते। अंत में है, व्यायाम करोगे तो बीमारियों से दूर रहोगे, शर्त है, समझ में। हाँ। तो जिन वाक्यों में शर्त का भाव होता है, जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर, क्रिया के होने, एक क्रिया का दूसरी क्रिया, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो बस आज हम आपको इतना ही बताएंगे, जितना हमने आपको बताया है। दो चीज़ बताएंगे। क्या बताएं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, जितना बताया गया है शुरू से बताएं। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, उतना आप पढ़ लीजिए। और उसके प्रश्नोत्तर को टेक्स्ट बुक में बनाइए, नोटबुक में भी बनाइए। आपको उत्तर भेज दिया गया है स्कूल से, आपके मोबाइल में सब उत्तर है। ग्रामर सेक्शन में जाइए, आपको सारे उत्तर मिलेंगे और टेक्स्ट बुक में सब लिख लीजिए। स्कूल खुलने पर सबकी जांच होगी, इसलिए आपकी कॉपी में और आपकी किताब में सभी प्रश्नोत्तर लिखा होना चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्ते।